नमस्कार साथियों। एडू एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हमने आजीविका वाला क्लासेस शुरू किया था, है ना। आजीविका का कौन सा? आजीविका का हमने शुरू किया था टेस्ट सीरीज़, जो आपका एमसीक्यू फॉर्मेट है। इसमें हमने कल के क्लास में 10 क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे। आगे का आज से शुरू करेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन हमने देखा था, तो आज हम 11वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो ये रहा आपके सामने में 11वां क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो आपको सर ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में। इस मिशन के अनुसार, इस मिशन के अकॉर्डिंग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समूह के सदस्यों को कितनी राशि मिलती है? राशि मतलब क्या है? मनी मनी, है ना। तो ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को कितनी राशि मिलती है? ऑप्शन ए है आपका 10,000, ऑप्शन बी 16,000, ऑप्शन सी 15,000, ऑप्शन डी 20,000। तो ये आपका कोई तुक्का मारने वाला क्वेश्चन नहीं है, कोई टर्मिनेट करने वाला क्वेश्चन नहीं है, फैक्ट है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है आंसर? ऑप्शन डी 20,000। तो इस मिशन के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को 20,000 राशि प्राप्त होती है। फिर चलते हम अगले अपने प्रश्न में, जो कि क्या लिखा है? आजीविका सेवाओं के लिए ज्ञान का प्रचार, कौशल निर्माण, क्रेडिट विपणन करने की कौन सी योजना सहयोगी है? तो इसमें आपको जो की पॉइंट दिया गया है, क्या की पॉइंट दिया है? ज्ञान का प्रचार, कौशल निर्माण, क्रेडिट विपणन, कौन सी योजना सहयोगी है इसमें? आपका ऑप्शन ए है RAGM, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन, ऑप्शन सी FGSY और ऑप्शन डी है NRLM। जो NRLM में आपका इतना लंबा क्लासेस चला है, थ्योरेटिकल पोर्शन देखे होंगे आप। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या कहता है कि आजीविका सेवाओं के लिए, इसमें क्या था आपका की पॉइंट? ज्ञान का प्रचार, कौशल निर्माण, क्रेडिट विपणन, ये सभी किसके सहयोगी है? NRLM में, ठीक है। फिर है आपका प्रश्न नंबर 13। FGSY के अंतर्गत सिंचाई परियोजना के लिए अनुदान देते हेतु क्या सीमा निर्धारित की गई है? ठीक है। जो अनुदान दिया जाता है 30%, 40%, 50%, 100%, तो इसमें क्या सीमा रखा गया है? तो सिंचाई परियोजना हेतु अनुदान की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ये बोलता है आपको ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बोलता है सीमा निर्धारित है, ऑप्शन सी 50% है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सीमा तो निर्धारित किया गया है, ये आपको पता है, तो आपको ऑप्शन डी टर्मिनेट हो जाता है और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 50%, 50%, 50%, ठीक है। तो FGSY के अंतर्गत सिंचाई परियोजना के लिए अनुदान की सीमा क्या है? 50%। अब आपका आता है 14th क्वेश्चन। पशु के निरुद्ध होने के 1 सप्ताह, ये थोड़ा गलत लिखा गया, 1 सप्ताह पश्चात किसे सूचना दी जाती है? क्या होने के? पशु के निरुद्ध होने के 1 सप्ताह के बाद। तो ऑप्शन ए है जनपद पंचायत, ऑप्शन बी संबंधित थाना, ऑप्शन सी ग्रामवासियों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा? ग्रामवासियों, ऑप्शन सी, ठीक है। 1 मिनट। तो क्या था इसमें ऑप्शन? ग्रामवासियों को सूचना दी जाती है, ठीक है। अब आता है भारत में हरित क्रांति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या है इसमें विशेषताएं हरित क्रांति की? तो आपको ऑप्शन ए है यंत्रों का प्रयोग, ऑप्शन बी रासायनिक खादों का प्रयोग, ऑप्शन सी बड़े फॉर्मों का विकास, ऑप्शन डी अधिक उपज प्रकार के बीजों का प्रयोग। अब ये अधिक उपज प्रकार के बीज क्या है? जिसे हम सब लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड, है ना। तो यंत्रों का प्रयोग डेफिनेटली होता है। हरित क्रांति है ना भाई, तो बहुत सारे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है ताकि ईज़ ऑफ डूइंग हो, टाइम का बचत हो। रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है ताकि फसल ज़्यादा हो। बड़े फॉर्मों का विकास किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका? ऑप्शन सी।
क्या विशेषताएं हैं? बड़े फॉर्मों का विकास। फिर आपका प्रश्न नंबर 16, जिसमें बोला गया है हरित क्रांति की विशेषता क्या है। अब इसमें इस वाले में क्या पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो उसमें हमारा ऑप्शन था सी सही था। अब इसमें पूछा गया है कि हरित क्रांति की विशेषता है उच्च उत्पादन वाले बीजों का प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, सी है कीटनाशक दवाई और खरपतवार, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आप सभी इसका आंसर बताइए अब मुझे। हरित क्रांति, देखिए उच्च उत्पादन वाले बीजों का मतलब कि हाइब्रिड यूज़ किया जाता है, हाँ किया जाता है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होता है। कीटनाशक दवाई और खरपतवार का यूज़ होता है। तो इसमें क्या आएगा आंसर आपका? उपरोक्त सभी। ठीक है। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 17, ट्राइफेड। अब ये ट्राइफेड क्या है? ट्राइबल ऑफ ऑपरेटिंग मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाया गया है। तो ये किसके लिए बनाया गया है? जो ट्राइफेड है वो किसके लिए बनाया गया है? आपका ऑप्शन ए है जनजाति लोगों का शोषण से बचाने के लिए। अब देखिए इसमें ट्राइबल आपके नाम में ही आ रहा है, ठीक है, ट्राइबल आपके नाम में ही आ रहा है। तो आप सभी सोच समझ कर आंसर दोगे मुझे, और सोच समझ कर आप कुछ भी वर्ड देखते हो ना, जो आपका क्वेश्चन रहता है, आप अभी एग्ज़ाम में बैठे हो अपने, तो उसमें आप जो वर्ड देखोगे वो तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए, और उस वर्ड के चारों ओर आपका दिमाग घूमना चाहिए कि इससे संबंधित क्या हो सकता है। तो ट्राइफेड किसके लिए बनाया गया है? ऑप्शन ए है जनजाति लोगों को शोषण से बचाने के लिए, ऑप्शन बी बीपीएल परिवारों को शोषण से बचाने के लिए, ऑप्शन सी एपीएल परिवारों को शोषण से बचाने के लिए, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए जनजाति लोगों को शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ट्राइफेड। ठीक है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 18, भारत में महिलाओं को सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? पहला है आपका उद्योग, बिजनेस, दूसरा ऑप्शन है कृषि, खेती किसानी, तीसरा है श्रम, और चौथा है व्यापार। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? कृषि। और ये किसके तहत हम लोग बता रहे हैं? जो सर्वेक्षण हुआ है उसके तहत। तो भारत में महिलाओं को सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? कृषि के क्षेत्र में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के लिए आवश्यक पात्रता के संबंध में सही नहीं है। क्या इसमें सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो जो नहीं वाला प्रश्न आता है आपके में, जो पूछा जाता है क्या नहीं है, क्या ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको क्या नहीं है, जो गलत है वही आपको बताना रहता है, सही नहीं बताना रहता। ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान से आप हल करोगे। तो इसमें ऑप्शन क्या है आपका? आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ स्थायी निवासी होना चाहिए, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या है? 10वीं उत्तीर्ण। ये गलत है और पूछा ही गलत गया है, इस कारण आपको क्या बताना है जो सही नहीं है। तो क्या क्या सही है इसमें? आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है। अब आता है हमारा प्रश्न 20, 20वीं पशुधन गणना कब हुई थी? 2019 में। तो इसके अनुसार किस राज्य में मवेशियों की आबादी सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ठीक है। मवेशी किसे कहते हैं? जिसे पाला नहीं जाता, जैसे कि गांव में रखते हैं, गाय रखते हैं, बैल रखते हैं, भैंस रखते हैं, तो ये मवेशी हुए क्या? नहीं। जो सड़कों पे घूमते रहते हैं, जो जिन्हें कोई अपने आश्रय प्रदान नहीं करता, वो होते हैं मवेशी। तो 20वीं पशुधन गणना जो कि 2019 में हुई है, इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार किस राज्य में मवेशियों की आबादी की सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका आंसर क्या है?
बोलिए। आप सब लोग सोच रहे होंगे उत्तर प्रदेश है, नहीं नहीं पंजाब है, पंजाब में ज़्यादा है, लेकिन इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो कहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है? पश्चिम बंगाल में। अब आता है हमारा प्रश्न 21, स्व सहायता समूह के सदस्यों की भूमिका के बारे में सही क्या है? तो मैं आपको क्या बताई थी इसके पहले वाले क्लास में, जो FHG वाला पोर्शन आता है, जो नॉर्मल प्रश्न रहते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव ये भी करते हैं वो भी करते हैं, तो उसमें तो आप बिल्कुल आँख बंद करके अच्छे से टिक कर सकते हो। जो फैक्ट रहता है, इतना रुपए मिला, इतना ड्रोन बांटे, इतना प्रशिक्षण केंद्र था, इसमें आपको आँख मूंद के नहीं लगाना है ना। तो इसमें क्या पूछा गया है कि भूमिका के बारे में क्या सही है? तो पहला है साप्ताहिक बैठकों की नियमित रूप से शामिल होना। दूसरा, साप्ताहिक बचत में नियमितता। तीसरा, पंचसूत्र के बारे में बताना। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो क्या है इसका आंसर? उपरोक्त सभी। अब इसके पहले जब मैं एक स्व सहायता वाला आपको प्रश्न बताई, तो उसमें बताई ना, पर वीक बैठते हैं, इतना इतना जमा करना, लेखा जोखा रखना, किसी को कुछ उधार में चाहिए समिति में से या फिर समिति के बाहर में से उसको उधार में देना। ठीक है, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, उन्नत सहायक उपकरण योजना का उद्देश्य क्या है? क्या है? उन्नत सहायक उपकरण योजना का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन ए है बांस कला का प्रशिक्षण एवं उन्नत उपकरणों से बांस के कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना। क्या है ये? बांस से जो भी बनता है ना, वो छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं उसे? झेंझरी, टुकनी, है ना, ये सभी। ऑप्शन बी है बुनकरों के परंपरागत करघों के स्थान पर उन्नत करघे एवं सहायक उपकरण उपलब्ध करना। ऑप्शन सी, कुंभकारों के उत्पादन में वृद्धि के लिए उन्नत उपकरण सहायक उपकरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी, BPL परिवारों के युवाओं को स्वरोजगार हेतु निःशुल्क उन्नत उपकरण एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराना, सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? आंसर क्या है? बुनकरों को परंपरागत करघों के स्थान पर उन्नत करघे एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराना। फिर आता है हमारा प्रश्न 23, क्या बोल रहा है? बेल मेटल अथवा ढोकरा। बेल मेटल किसे बोल रहे हैं? ढोकरा। मुख्यतः किस समुदाय का व्यवसाय है? बोलिए, सभी अपना दिमाग घुमाइए थोड़ा। तो इसका दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। क्या है? बेल मेटल अथवा ढोकरा। तो ऑप्शन ए है कलार, ऑप्शन बी घड़वा समुदाय, ऑप्शन सी मलार, ऑप्शन डी ढोकरा। तो इसमें आपको ऑप्शन में देखिए ढोकरा दिया हुआ है ना, ऑप्शन में ऑलरेडी ढोकरा दिया हुआ है, तो ढोकरा देख के सीधा टिक नहीं कर देना है। कभी कभी ये होता है, जैसे क्या हुआ था, CGPSC प्री के पेपर में हुआ था, मराठा किस भाषा में लिखा गया था, ये हुआ था। जबकि मराठा किस भाषा में लिखा गया था और ऑप्शन में क्या था? एक मराठा था। जबकि मराठा लिखा गया था अंग्रेजी में और केसरी पत्रिका लिखा गया था मराठा में। तो ये होता है। ठीक है, तो ढोकरा देख के सीधा ढोकरा में टिक नहीं करना है, आपको समझना है कि ढोकरा ऑप्शन में दिया क्यों है, सही है या गलत है। तो इसका ऑप्शन उत्तर क्या है? ऑप्शन बी घड़वा समुदाय। अब आता है हमारा प्रश्न 24, कृषोन्नति योजना में एक अम्ब्रेला के तहत 11 योजनाएं और मिशन शामिल हैं, इसमें कौन सी शामिल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको पहले तो ये बात पता होना चाहिए कि कौन कौन सा शामिल है, तब आप ये बता पाओगे कि इसमें कौन सा नहीं है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है एकीकृत बागवानी विकास मिशन, ऑप्शन बी कृषि अनुसंधान एवं विकास मिशन, ऑप्शन सी कृषि मशीनीकरण एवं उप मिशन, ऑप्शन डी कृषि विपणन पर एकीकृत योजना। तो इसका आंसर है आंसर बी कृषि अनुसंधान एवं विकास मिशन। तो 11 योजनाएं में ऐसा कौन सा है जो शामिल नहीं है? ऑप्शन बी शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल हैं। फिर आता है हमारा 25 क्वेश्चन, हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। तो क्या क्या घटक हैं ये आपको पहले पता होगा। ऑप्शन ए है उच्च उत्पादन किस्म के बीज का प्रयोग। उच्च उत्पादन मतलब क्या है? हाइब्रिड वाला जो बीज आता है।
ऑप्शन बी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का उपयोग, ऑप्शन सी सिंचाई सुविधा का विकास और ऑप्शन डी सभी। तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन इन सभी में कौन सा इम्पोर्टेंट है ये आपको चूज़ करना है यहाँ। तो कौन सा इम्पोर्टेंट है? रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का उपयोग, ऑप्शन बी। अब आता है हमारा 26 क्वेश्चन, जो कि बोला गया है कि कौन सा गलत है। क्या पूछा गया है? कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है, कौन सा नहीं है, इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है, ऐसे जो प्रश्न रहते हैं उसमें आपको बहुत इत्मीनान से पढ़ के जवाब देना रहता है, ठीक है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, भारत में समस्त बैंक, क्या बोल रहा है? भारत में समस्त बैंक आरबीआई द्वारा नियंत्रित होते हैं क्या? ऑप्शन बी, सहकारी बैंक सहकारी समिति अधिनियम 1965 से भी नियंत्रित होते हैं। ऑप्शन सी, समस्त बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक राज्य शासन होता है। और ऑप्शन डी, भारत के अधिकांश बैंक राष्ट्रीयकृत हैं। तो ये जो राष्ट्रीयकृत वाला पॉइंट है, ये जब हम पढ़े थे ना इकोनॉमिक्स, आप लोग तो शायद नहीं पढ़े होंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन जब इकोनॉमिक्स का क्लास हुआ था तब हमने क्या पढ़ा था, कौन कौन से बैंक कब नेशनलाइज हुए थे, कितनी राशि के साथ नेशनलाइज हुए थे, बाद में कौन कौन से हुए, है ना। प्लस क्या पढ़े थे, सभी बैंक आरबीआई से नियंत्रित होते हैं कैसे, एसएलआर, सीएसआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सभी बताए थे ना। M1, M2, M3, M4 याद आया सभी को? M1 में क्या होता है, M2 में कौन कौन सा डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि कौन सा गलत है। तो सही, तो पहला तो सही है, आरबीआई नियंत्रित करता है। अधिकांश नेशनलाइज है, सही है। ऑप्शन बी, सहकारी बैंक, ये जो अधिनियम है 1965 इससे नियंत्रित होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी, शेयर धारक राज्य शासन नहीं रहता है, ये जो बोला गया ना सबसे बड़ा शेयर धारक, ये गलत है, ठीक है। और पूछा ही गलत गया है, इस कारण आपका ऑप्शन हुआ सी, आंसर हुआ सी। प्रश्न 27 बोलता है, भारत में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति में इनमें से किन विशिष्ट व्यक्तियों का संबंध था। तो किससे किससे बोला गया है, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। तो ऑप्शन ए है वर्गीज कुरियन हरित क्रांति एवं MS स्वामीनाथन श्वेत क्रांति। ऑप्शन बी, MS स्वामीनाथन हरित क्रांति, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति। हमने स्वामीनाथन जी को पढ़ा था क्या, कुछ मिला था इनको क्रांति के लिए ही, याद आ रहा है आप लोगों को? ऑप्शन सी, मोटेक सिंह अहलूवालिया हरित क्रांति के लिए और सैम पित्रोदा श्वेत क्रांति के लिए। ऑप्शन डी, सैम पित्रोदा हरित क्रांति के लिए और मोटेक सिंह अहलूवालिया श्वेत क्रांति के लिए, ठीक है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन गलत है। क्या है सही उत्तर? MS स्वामीनाथन जी हैं हरित क्रांति के लिए। कौन है? MS स्वामीनाथन हरित क्रांति और वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति, ठीक है। तो इसको मैं कैसे याद की थी, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति। वर्गीज कुरियन नाम पढ़ने से ऐसे लग रहा है किसी फॉरेनर का नाम है, और फॉरेनर लोग कैसे रहते हैं, सफ़ेद रहते हैं, उन लोग का कलर ब्राउन, ब्लैक, डार्क ऐसे नहीं रहता, प्रॉपर वाइट रहते हैं, है ना। तो वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति, आपको किसी एक का भी पता रहेगा कि ये श्वेत क्रांति से रिलेटेड है तो एलिमिनेट करने में ईजी पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आता है हमारा प्रश्न 28, जो कि बोल रहा है, छोटे ऋण प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा किस बैंक को अधिक पसंद किया जाता है। ऑप्शन ए, सहकारी बैंक, ऑप्शन बी, वाणिज्यिक बैंक मतलब कि कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी, निजी बैंक। तो इसे आप एलिमिनेट करके बना सकते हो। आप कैसे, मैं बताती हूँ आपको। कमर्शियल बैंक से आप लोन लेना पसंद करोगे क्या, यदि आप किसान हो तो? नहीं। रिजर्व बैंक, आरबीआई किसी को लोन देता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना। निजी बैंक, प्राइवेट बैंक, अब आपके पास ऑप्शन है निजी बैंक और सहकारी बैंक।
तो जब आपके पास 2 ऑप्शन है और आप किसान हो तो आप डेफिनेटली सहकारी बैंक को पसंद करोगे ना, सहकारी बैंक प्रेफर करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सहकारी बैंक। अब आता है हमारा प्रश्न 29। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का पंजीयन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2011, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2013, ऑप्शन सी 1 जून 2011, ऑप्शन डी 15 अगस्त 2009। कब हुआ था? 1, 4, 11 ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, 1, 4, 11, 1411। तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का पंजीयन हुआ था 1 अप्रैल 2011 में। 30th क्वेश्चन में आपको बोलता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के में निर्मित स्व सहायता समूह में बीपीएल परिवारों का अनुपात होगा। क्या होना चाहिए बीपीएल परिवार का अनुपात? ऑप्शन है आपका ए 50%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 15%। तो इसमें ये जो स्व सहायता समूह बनाया गया है ये मुख्यतः उन महिलाओं के लिए बनाया गया है जो कमज़ोर वर्ग के हैं, है ना। वर्ग का मतलब मेरा ये नहीं है कि एसटी है, एससी है, ओबीसी है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, मैं फाइनेंशियल तौर पे बोल रही हूँ। तो इसमें हमारा उत्तर क्या है? 70%। ग्रामीण विकास आजीविका मिशन में निर्मित स्व सहायता समूह में बीपीएल परिवारों का प्रतिशत है 70%। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन तक हम आज करते हैं। आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप हर एक प्रश्न को पढ़ोगे अच्छे से, उसका आंसर पढ़ोगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे। ठीक है, पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है? आप जो हमारा ज्वाइन किए हो ना क्लासेस, तो नीचे में आपको दिखता है माई बैग, माई बैग को आप क्लिक करोगे, फिर आपको ऊपर में सभी चीज़ शो होगा। यहाँ पास लिखा रहता है ज्वाइन ग्रुप, ज्वाइन ग्रुप, और फिर लिखा रहता है टेलीग्राम करके, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। तो इसको आपको क्लिक करना है और ग्रुप को ज्वाइन करना है, और वहाँ ये सारे नोट्स अपलोडेड हैं पहले से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।